संसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। So much we wait, isn't it, to know more about Guru Bhakti Yoga? Plus, I know all of you are waiting to hear the story from Guruji's life, and trust me, I'm equally delighted to remember something which I can share with you. And today also I have very fascinating story about Guruji's life and how Babaji made contact with Guruji and his next step into his spiritual journey. तो 2-3 सूत्र जो है गुरु भक्ति योगा के वो हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली इस बार हम 100th जो पॉइंट है गुरु भक्ति योगा का उस पे आ चुके हैं। द चीफ एम ऑफ गुरु भक्ति योगा इज टू कंट्रोल अनरूली सेंसेस एंड वॉन्डरिंग माइंड। आध्यात्म की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि हम मन पे काबू कैसे लाएं, और मन पे काबू पाने के लिए पंचेंद्रियों पे काबू पाना बहुत ज़रूरी है। और गुरु भक्ति योगा का ये ना एक फ़ायदा है कि गुरु के द्वारा जो मिलता है, जो ज्ञान मिलता है, ये पुस्तक नहीं दे सकती। पुस्तक में टिप्स नहीं देते हैं कि पंचेंद्रियों पे कैसे काबू करना है, और वो टिप्स नहीं फॉलो कर पाए या समझो वो समझ में नहीं आए तो गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु भक्ति योगा द्वारा अपने आप से हमारा मन जैसे गुरु के चरणों में स्थिर होने लगता है, मन के ऊपर काबू आने लगता है। गुरु के सानिध्य में रह के उनकी वैराग्यता जो है, उनका जो अंदर का संन्यास है, मन के ऊपर कंट्रोल जो है, वो हमारे अंदर भी आने लगता है। इसीलिए सत्संग यानी संत का संग या ऐसे महापुरुषों के साथ समय बिताना, उनके आसपास रह के ध्यान करना, इससे ये सहज ही मिल जाता है, जिसको प्राप्त करने के लिए लोगों को जन्म लग जाते हैं मन पे काबू पाने के लिए। वो जैसे अपने गुरु के सानिध्य में हो, जो भी हम लोगों का ये सबका अनुभव है कि गुरु जी के साथ जब होते तो हम जैसे ना भूख प्यास सब भुला जाते हैं, कोई दुख कोई गम कुछ भी फील नहीं होता है, क्योंकि उनके प्रेजेंस का, उनकी पॉजिटिविटी का ये असर होता है कि हम बिल्कुल जैसे कि अलग दुनिया में आ गए हों। तो ये फ़ायदा होता है गुरु भक्ति योगा का कि अपने आप से हमारे जो पंचेंद्रिय है और मन है भटकने वाला, वो काबू में आने लगता है। Guru Bhakti Yoga is one of the ancient systems of Hindu culture which led man to eternal happiness and blissful union with God. भले ही इसको डॉक्यूमेंट नहीं किया हो, भले ही स्पेशली कहीं किसी वेद और उपनिषदों में इसका डायरेक्ट जिक्र न किया हो, लेकिन मेरे ख्याल से जिस पाथ पे भी कोई साधक रहता है, उस पाथ में गुरु का रहना बहुत अनिवार्य है। और जब गुरु आए और उससे लगाव ना हो, उसके ऊपर भक्ति ना हो, तो फिर योगा हुआ ही नहीं। तो भले ही इसका मेंशन ना हो, लेकिन ये हर योगा के पाथ का, हर योग मार्ग का एक अनिवार्य अंग है कि अपने गुरु के प्रति भक्तिभाव होना, पूर्ण समर्पण होना। The practice of Guru Bhakti Yoga makes the body and mind free from defects and disease. तो जैसे मैंने कहा, मन शुद्ध होता जाता है उनके सानिध्य में, उनके उपदेश सुन के, उनके दी हुई साधना करके, तो अपने आप से मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ होने लगते हैं, अपने जो विकार है उससे मुक्त होने लगते हैं। तो हम लोगों ने 4 सूत्र पढ़े और इसके बाद के हम अगली बार करेंगे, क्योंकि ये स्टोरी थोड़ी लंबी है और मुझे पूरा समय चाहिए कि मैं उसको अच्छे से आपके साथ बांट सकूं। फॉर्चुनेटली हम लोगों ने बचपन से गुरुजी का जर्नी देखा है, और कैसे वो टीनेज से लेकर 30th ईयर्स तक
ये उनका जब लास्ट वाला जो मैंने आपको बताया था इंसिडेंस, जब उनको कोई ना बुलावा भेजा था गुरुजी को लेने के लिए, लिवाने के लिए एक साधु को भेजा था, और वो मौका ना जैसे ना गुरुजी ने मना कर दिया कि नहीं, वो प्रिपेयर्ड नहीं थे उस वक्त, उनकी माता की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, और ऐसे अचानक से उठ के कहीं जाना उनको उचित नहीं लगा। तो तब तक मैंने जैसे बताया कि उनका स्पिरिचुअल जर्नी यानी मेनली पढ़ना था, और ऐसे ही जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनसे मिलके वो अपना नॉलेज बांटना था। तो बेसिकली ये रूटीन था। एक्टिव साधना बस हनुमान चालीसा ही थी, और एक्टिवली कोई साधना नहीं हो रही थी। लेकिन किताबें जैसे मैंने कहा गुरुजी सारी पढ़ लेते थे। और एक बार कोई सज्जन आए थे गुरुजी से मिलने, और ना बता रहे थे कि मैंने गीता इतनी बार पढ़ी है कि मुझे याद हो गई है। तो गुरुजी बोले अच्छा, मैंने एक नहीं, मैंने 26 गीता पढ़ रखी है। तो तो मैं भी ऐसे आश्चर्य से देखती कि गुरुजी 26 गीता होती है ये भी हमें नहीं पता। भगवत गीता कहते, भगवत गीता के तो मेरे पारायण हो गए थे। उसके अलावा कितनी सारी और गीता है, व्याद गीता है, अष्टवक्र गीता है, और गुरु गीता है। तो कितनी सारी और गीताएं भी है, और सबका अध्ययन गुरुजी का हो गया था। विवेकानंद, योगानंद, रमणा महर्षि, जितने भी सारे स्पिरिचुअल जायंट्स थे उनके सबका अध्ययन गुरुजी ने कर दिया था। और कहते कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था अब तो मुझे सब समझ में आ रहा है। तो कहते इंटेलेक्चुअल ईगो कैसे डेवलप होता है, गुरुजी बोलते मैंने अपने आप से वो देखा है कि कैसे वो डेवलप होता है। और इसीलिए सशरीर प्रत्यक्ष गुरु का होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे ही गुरुजी बोल रहे थे, क्योंकि होशियार तो गुरुजी है ही, स्मरण शक्ति भी भरपूर है। तो ऐसे स्पिरिचुअल डिस्कशंस में तो वो बिल्कुल हावी हो सकते हैं किसी के ऊपर भी। कहते कोई भी बुक का नाम बताइए, और वो मैंने पढ़ी हुई 2000 से ज्यादा, योग वशिष्ठ भागवत सब 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 पढ़ा हुआ, और सब अच्छे से याद, क्योंकि तीक्ष्ण स्मरण शक्ति उनको गिफ्ट में वैसे ही मिली हुई है। तो इसके कारण उनको कहीं ना कहीं ऐसे लगने लगा था कि, और अद्वैत बहुत पढ़ा था। हाँ, ये बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी। अद्वैत पढ़ने के कारण उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि, क्योंकि अद्वैत ना जो सिद्धांत है उसमें गुरु का इतना स्पष्ट महत्व नहीं लिखा गया है, बस पासिंग रेफरेंस है। तो कहीं ना कहीं उनको लगने लगा था कि गुरु का भी क्या करना है, गुरु भी यही बताएगा ना जो इन ग्रंथों में लिखा हुआ है, वही समझाएगा। कदाचित ये भी हो सकता है कि मैं ही उसको कुछ और सिखा दूं, क्योंकि इतने सारे पुस्तक शायद उसने भी ना पढ़े हो। तो कहीं ना कहीं वो सूक्ष्म अहंकार सा था, और ये लग रहा था कि गुरु की कोई आवश्यकता नहीं, बस किताबें पढ़ के मन को एक तसल्ली थी, और जीवन ऐसे चल रहा था। जबकि ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो रहे थे उनके लाइफ में। तो इस प्रकार से जब तक ना उनकी भेंट एक ना व्यक्ति से नहीं हुई, तब तक यही इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिटी ही उनसे प्रैक्टिस हो रही थी। तो ये लगभग था उनके टीनेज, यानी 87 से लेकर 97 तक ये सिलसिला था कि सिर्फ किताबें किताबें और डिस्कशन, लाइक माइंडेड लोगों के साथ आध्यात्मिक चर्चा, और उसी में आनंद लेना, और बाकी तो उनका नॉर्मल था जैसे हमारा जीवन होता है। और सीए की प्रैक्टिस थी, वीकेंड्स पे दोस्त लोग मिलते थे, और गुरुजी काफ़ी अच्छा गाते हैं, और तब सारे जो रॉक सिंगर्स थे और वो उनके सारे जैमिंग सेशंस होते थे, सोशलाइजिंग होता था। सैटरडे संडे तो ऐसे ही बीत जाता था कि सब राह देखते, क्योंकि इतना कन्वर्सेशन गुरुजी अच्छा होल्ड कर लेते, हर टॉपिक के बारे में उनके पास बहुत सुंदर ना कुछ कहने को, शेयर करने को होता था। तो हर पार्टी की जान जैसे थे। तो वीकेंड्स पे तो यही रूटीन था, और बाकी दिन तो सीए की प्रैक्टिस, तो ऐसे ही जीवन कट रहा था। ऐसे ही उनके जो आध्यात्मिक चर्चा के ग्रुप में एक महिला थी, और ना जो उनके साथ ना वो बुक्स एक्सचेंज करते थे, स्पिरिचुअल बुक, आपने पढ़ी, अच्छा आप मुझे पढ़ने दीजिए, आप मेरी ये पुस्तक ले लीजिए। क्योंकि ऐसे तो हम भी करते हैं कि किसी के पास कोई पुस्तक है तो हम मांग लेते हैं और हम पढ़ते हैं। तो ऐसे ही एक किताब के एक्सचेंज के दौरान उस महिला ने, वो पारसी महिला थी,
तो उन्होंने गुरुजी को बोला कि नौशिर तुम रेकी क्यों नहीं सीखते। ये बात है 96, अराउंड 96 एंड की तरफ की बात है। तो गुरुजी बोले ये क्या है रेकी, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में, मैंने सुना भी नहीं। तब रेकी बहुत नहीं थी, 94 में तो इंट्रोड्यूस हुई थी भारत में, और तब इतना मीडिया का ये नहीं था, अखबार में कहीं छोटा सा कुछ इश्तेहार आता होगा, तो इतना जब जहाँ पे जैसे ना अभी स्प्रेड हो जाती है न्यूज़, वैसे उस वक्त नहीं हुआ करती थी। तो गुरुजी ने बोले ये क्या चीज़ है, कहती अरे बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पे एनर्जी का पता चलता है, एक्चुअली फ्लो का पता चलता है, चक्रों का ना लेकिन अनुभव होने लगता है। तो गुरुजी मैं इस सब पे विश्वास नहीं करता, और मुझे नहीं है इंटरेस्ट। लेकिन वो महिला जैसे ना पीछे ही पड़ गई गुरुजी, हर बार मिलते थे तो नौश तुम्हें रेकी सीखनी चाहिए, तुम क्यों नहीं सीखते। फिर एक बार ना थोड़ा सा गुरुजी ये हो गए थे, उखड़ से गए थे, अच्छा एक कंडीशन है, मैं ऐसे वैसे किसी टीचर से नहीं सीख सकता, अगर तुम प्रॉमिस करती हो कि जो भी मुझे सिखाएगा रेकी वो आध्यात्म में कुछ ऊंचाई पाए हुए हैं या कुछ एक लेवल लिए हुए हैं, ऐसे ही किसी ना गली कूचे में जो रेकी टीचर रहते हैं उनसे तो मैं नहीं सीखने वाला। तो वो महिला चुप कर गए उस दिन, लेकिन कुछ महीनों में वापिस उनका फोन आता है कि नौशिर जैसे तुम्हें चाहिए था मैंने वैसे ही ना गुरु को ढूंढा है, और ये व्यक्ति महाअवतार बाबा जी का शिष्य है। तब गुरुजी को महाअवतार बाबा जी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, कहते मैंने ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा था, बस उतना ही मेरा बाबा जी के बारे में जानना, और ऐसा कोई कनेक्शन तब फील नहीं होता था, और ऐसी कोई ये भी नहीं थी, उत्सुकता भी नहीं थी, उसमें पढ़ लिया था और जानकारी थी, बस उतना ही। लेकिन उनको थोड़ा लगा कि अगर ये बाबा जी के शिष्य हैं तो ना विश्वास कर सकते हैं, तो जैसे तैसे वो तैयार हो गए। ये बात थी दिसंबर 1997, दिसंबर 1990 नहीं 96, 97 नहीं 96, दिसंबर 1996। तब गुरुजी ने लेवल 1 के लिए इस सज्जन के साथ एनरोल कर दिया। उनका नाम है योगीराज मंगेशदा, योगीराज मंगेश वढ़ावकर। उस वक्त तो वो योगीराज वगैरह भी नहीं लगाते थे, बस मंगेश वढ़ावकर या मंगेश दा करके उन्हें बुलाया जाता था। तो गुरुजी पहुंचे वहाँ पे, 7-8 लोग और भी थे, और गुरुजी ने उस महिला को एक शर्त बताई थी कि अगर पहले 2 घंटे में मुझे लगा कि ये मेरे दिल को मैच नहीं कर रहा, मेरे विचारों के साथ मैच नहीं कर रहा, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं भरे सेमिनार से उठ के जाऊंगा। फिर आप ये नहीं कहना कि मैंने आपको शर्मिंदा किया, मैं पहले ये शर्त लगाता हूँ, मुझे अगर अच्छा नहीं लगा वहाँ पे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। वो महिला जाके वो कोर्स कर चुकी थी, उन्हें बड़ा कॉन्फिडेंस था। उन्होंने कहा आप जाओ, आपको नहीं अच्छा लगा तो मैं आपको पैसे आपके फीस के दूंगी। तो ऐसे करके गुरुजी पहुंच गए, 8-10 लोग थे वहां पे। जैसे ही मंगेशदा ने प्रवेश किया, गुरुजी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो उन्हें ये अच्छी लगी कि बहुत सादगी थी उनमें, और कहते हैं बस वाइट शर्ट वाइट पैंट पहनी हुई थी, कोई शो नहीं, कोई माला नहीं, कोई जटा जूट नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ भी नहीं। यहाँ पे मंगेशदा की एक छोटी सी स्टोरी मैं इसमें ऐड करती हूँ ताकि आपको पता चले कि असल गुरु कैसे होते हैं। तो मंगेशदा की आपको स्टोरी वो भी बड़ी अचंभित करने वाली, थोड़ा सा हम डिटूर लेके वापस आएंगे। तो मंगेशदा जब 9th स्टैंडर्ड में थे तब वो फेल हो गए, और अपने पिताजी की डांट या मार से डर के वो घर से भाग के विरार स्टेशन पे जाके रुक गए। चुपचाप बैठे थे, शाम होने को आई, वहाँ से हिले नहीं। तो एक साधु आया और उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो बच्चे। तो कहा कि नहीं, मैं फेल हो गया हूँ और मुझे घर नहीं जाना है। तो साधु ने देखा, अच्छा चलो मेरे साथ। तो प्लीज़ आप में से कोई भी ऐसी कोशिश नहीं करना, ये लोग बड़े अलग लेवल पे होते हैं। तो यहाँ पे जो भी बच्चे सुन रहे हैं या फिर माँ बाप सुन रहे हैं, ऐसे कोई आए तो ऐसे ही चलते नहीं बनना है, वो तो नियति का एक खेल था।
तो मंगेश दा उनके साथ चले गए और पैदल हिमालय तक ले गया वो साधु, पैदल। आप सोच सकते हो, शायद उसी उम्र में हम लोग ये कर सकते हैं, 15, 16, 17 साल की उम्र में। तो एक लगातार नहीं, लेकिन पैदल पैदल एक गांव, फिर वहां पे रुके, फिर थोड़े थोड़े पैदल दूसरा गांव, ऐसे करके पता नहीं महीने 2 महीने लगे होंगे, मुंबई से हिमालय। आप सोच सकते हो। वो बच्चा चलता गया बड़े विश्वास के साथ, साधु महाराज के ऊपर विश्वास रख के हिमालय में गए। हिमालय के आश्रम में उस साधु के साथ वो रहे 20 साल की उम्र तक। वहां पे रह के उन्होंने सब कुछ सीखा जो उस साधु ने उनको सिखाना था। और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब तुम वापस संसार में जाओ, शादी वादी करो, अपना ना घर संभालो, जो भी इंस्ट्रक्शंस होगा मैं आपके संपर्क में रहूंगा, मैं तुम्हारे संपर्क में रहूंगा, मेरा आशीर्वाद है, अब तुम जाओ। 20 साल, 4 साल उनके आश्रम में रहने के बाद मंगेश दा वापस आए। उन्होंने शादी की, उन्होंने इंटीरियर का बिजनेस शुरू किया। वो काफ़ी कलाकार थे, बहुत अच्छा गाते थे, बहुत अच्छा नाचते भी थे और बहुत सुंदर आवाज़ भी थी, आर्टिस्टिक नेचर था, तो उनका अच्छा चलता था ये काम इंटीरियर डिज़ाइनिंग का। और उनके संपर्क में ना वो साधु रहते थे। मंगेश दा ने 9th स्टैंडर्ड के बाद कोई भी किताब नहीं पढ़ी, तो ऑटोबायोग्राफी भी नहीं पढ़ी थी, कुछ नहीं पढ़ा था, उनको पता ही नहीं था कि वो साधु कौन है। ऐसे ही किसी दिन किसी ने उनको ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी भेंट की और उसमें से जब उन्होंने वो फोटो देखा तो वो अचंभित रह गए, कहते ये तो मेरे गुरुदेव हैं। उनको पता भी नहीं था जिनके साथ वो 4 साल रह के आए उनके आश्रम में, वो साक्षात महाअवतार बाबा जी थे। तो इस तरह से बाबा जी के लीनिएज में ही गुरु जी को जाना था। मंगेश दा वापस आके 94 में या 95 में अमेरिका से बारबरा जापान आई थी और उन्होंने रेकी के क्लासेस वहाँ पे लिए, फर्स्ट टीचर्स बनाए थे और फर्स्ट क्लासेस लिए थे। तब बाबा जी का मैसेज आया था। बहुत लोगों को ये शंका होती है कि आध्यात्मिक फाउंडेशन होने के बावजूद गुरुजी यहाँ पे रेकी के लिए क्यों इतना महत्व देते हैं। अब आपको समझ में आया होगा। ये स्पेशली हम लोग जो सिखाते हैं वो वाली रेकी, बाकी लोगों के विषय में भाष्य करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हमारे जो लीनिएज है, जो मंगेश्वर दा का लीनिएज है, वो डायरेक्टली मिसेस टकाटा का लीनिएज है और बहुत ही सच्चाई के साथ यहाँ पे रेकी सिखाई जाती है, जो बाबा जी ने खुद मंगेश दा को बोला कि तुम्हें इसे सीखना है और इसका प्रचार करना है। इतना बड़ा महात्मा जब कुछ करने के लिए बोलता है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है, और कारण मैं बताती हूँ। कितना इजी है आपको ये बताना कि गुस्सा छोड़ दो, डर छोड़ दो, टेंशन मत लो, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो, इसका कोई सीधा साधा उपाय है नहीं। रेकी के बगैर कोई आध्यात्म पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि रेकी एक सॉलिड फाउंडेशन साधक को देती है। नहीं तो आध्यात्मिक साधना आप भले कितने करो, लेकिन बेसिक चीजें अगर हैंडल नहीं हुई, रिलेशनशिप्स हैंडल करना है, डे टू डे प्रॉब्लम्स हैंडल करना है, स्ट्रेस टेंशन हैंडल करना है, ना अंदर का डर या गुस्सा या ना दुख हैंडल करना है, तो कोई सिंपल टूल चाहिए, और रेकी से सिंपल टूल कोई और हो नहीं सकता। इतना सिंपल कि एक बच्चा भी सीखे और इतना सुरक्षित कि कोई भी प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए बाबा जी ने मंगेश दा को ये रेकी सीखने और उसका प्रचार करने के लिए बोला, और गुरुजी के लिए तो वो डेस्टाइन ही था शायद, कि गुरुजी चलते चलते मंगेश दा के पास पहुंच गए। अब ये है पहली मुलाकात गुरुजी की अपने पहले गुरु से। तो मंगेश दा जैसे ही कमरे में आए, इतना सिंपल थे वो कि गुरुजी बहुत प्रभावित हुए। उनको शो शा या फिर ना दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनको बड़ा अच्छा लगा कि बाबा जी के शिष्य होते हुए भी इनमें कोई एटीट्यूड नहीं है, या कोई ऐसा दिखावा नहीं है कि क्या क्या पहन के क्या क्या कर रहे हैं और ना लोगों के ऊपर कितना क्या झाड़ रहे हैं। नहीं, उनकी पर्सनालिटी ही काफ़ी थी, उनका सादगी भरा व्यवहार ही काफ़ी था लोगों के लिए, उनका प्यार
और genuine knowledge which changed Guruji's perception completely. तो शुरुआत में जैसे स्थान ग्रहण किया, मंगेश दा ने सबको इंट्रोडक्शन के लिए पूछा। यहाँ पे हमको कभी विश्वास नहीं होगा कि गुरुजी को सच में टेंशन आ गया था। वो इतने शाय स्वभाव के थे कि इतने सारे लोगों में वो कभी खुल के नहीं बोलते थे, छोटे ग्रुप में वो बोलते थे और उनको लगा कि अरे बाप रे, कहाँ पे आके फंस गया मैं, अभी मुझे बोलना पड़ेगा। तो फिर कहीं ना कहीं उन्होंने ठाना कि चलो ये 2 दिन कैसे तैसे निकाल लेते, मैं तो कुछ ज़्यादा बोलूँगा नहीं। बहुत बहुत शाय थे गुरुजी। आज हमें विश्वास नहीं होता है कि ना इतने शाय होंगे। आज कितने बड़े ना स्टेज पे जाके वो कितना कॉन्फिडेंटली बोल देते हैं। और उस वक्त कहते मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि 4-5 लोगों के सामने बोलना भी ऐसे नहीं था कि डर था, यही संकोच रहता था। डर तो उनको मालूम ही नहीं है, संकोच रहता था कि नहीं ज़्यादा ना बोलना है। तो इस तरह से वो 2 दिन गुरुजी के लाइफ चेंजिंग दिन थे। और पहली बार कहते गुरुजी मुझे ये एहसास हुआ कि किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो कितना खोखला है। और जब एक ऐसा व्यक्ति जिसने 9th भी पास नहीं कर पाया, जिसने कोई किताब नहीं पढ़ी, वो कितना अंदर से नॉलेजेबल है, ज्ञान का भंडार है। और गुरुजी बोले मुझे ऐसे ही बनना है, मुझे पुस्तकों का ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे इस व्यक्ति की तरह चाहिए कि जहाँ पे ज्ञान छलके, उसको कोई किताब रेफर करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ नोट्स निकालने की जरूरत नहीं है। वो दिन था जब गुरुजी को पता चला कि इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअलिटी कितनी खोखली है, कितनी ऊपरी है, सुपरफिशियल। जब उन्होंने साक्षात ज्ञान को महसूस किया, जब वो बहता है अंदर से, तो यहाँ पे गुरुजी का जो स्पिरिचुअल एक वो ये था कि मैंने इतना सारा कुछ पढ़ा है, वो सब छूट गया वहीं। और अपने उन्होंने मंगेश दा को गुरु माना और मंगेश दा ने भी एक्सेप्ट किया और दोनों में इतना कनेक्शन बन गया, इतना कनेक्शन। गुरुजी बोलते हैं उसके बाद इमीडिएटली, ये हुआ दिसंबर 1996 में मुलाकात हुई या जनवरी ऐसे कुछ था। फरवरी में 2nd लेवल हो गया, मार्च 1997 में 3rd लेवल भी हो गया, बैक टू बैक। और कहते हैं पहले 2 सेमिनार के बाद मेरा और मंगेश दा का कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया कि मैं उनके सेमिनार्स को असिस्ट करने लग गया। मंगेश दा के सेमिनार हर वीकेंड पे होते थे और गुरुजी अपना सोशलाइजिंग छोड़ के मंगेश दा के यहाँ पहुंच जाते थे सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10-11 बजे तक, क्योंकि उनके सेमिनार ऐसे चलते थे। कोई टॉपिक निकल गया स्पिरिचुअल, उसके ऊपर मंगेश दा भर भर के बोलते थे और सबके साथ वो ज्ञान बांटते थे। और गुरुजी को वो माहौल बहुत अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा। वो कहते मुझे सुकून महसूस होता था, ऐसे लगता था कि यही है सच। कहते बाकी का सब जैसे मैं भूल गया। इसके बाद से तो जैसे हफ्ते के 3-4 दिन अपने गुरु के यहाँ और बाकी थोड़े दिन प्रैक्टिस के ऊपर सीए की, ऐसे कहते मेरा जीवन होने लगा। और जैसे वो दिन ना जैसे मैजिकल फील होते थे गुरुजी को, कितना ज्ञान उनसे मिला था, कितना प्रत्यक्ष गुरु के साथ रह के क्या क्या सीखता है, कहते उसका मैंने पहला अनुभव लिया। और इस तरह से होते होते 1 साल के एंड तक, 97 के एंड तक मंगेश दा ने उनको प्रपोज किया कि नौशेर, आई वॉन्ट टू मेक यू नेक्स्ट टीचर इन माई लिनिएज। अपने आप से उन्होंने गुरुजी को चुना कि अब तुम रेकी सीखो और इसको और फैलाओ, इसको और लोगों के साथ ना उनको सिखाओ। अर्थात उसके बाद काफ़ी सारे लोगों ने खुद आके बोला मंगेश दा को कि हमें भी बनना है। और मंगेश दा ने बोला ठीक है, एनीवे मैं नौशेर को सिखाऊंगा तो मैं आपको भी सिखा सकता हूँ। लेकिन चुनना अलग बात है और दूसरों से आया प्रस्ताव स्वीकार करना अलग बात है। तो गुरुजी ने तो कभी चाहा ही नहीं था। और जैसे कि ये ना उनके लिए ही ये अपॉर्चुनिटी बनी थी, उनके लिए ही ये सामने से प्रस्ताव आया था, तो गुरुजी ने हामी भर दी। और इस तरह से उनका एज अ इंडिपेंडेंट रेकी टीचर प्रवास शुरू हो गया। तो 98 में
गुरुजी के सेमिनार थोड़े इनिशियली थोड़े थोड़े होते थे, लेकिन इनिशियली 2-4 महीने, उसके बाद से जो पिकअप किया 99 में तो ये हालत थी कि एक भी वीकेंड गुरुजी का फ्री नहीं रहता था, सारे वीकेंड्स पे सेमिनार लगे रहते थे। और पूना और पूना तब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, नासिक और मुंबई में भर भर के सेमिनार होते थे, ये यहाँ पे एक वीकेंड, वहाँ पे एक वीकेंड, इस तरह से उनका ये प्रवास शुरू हो गया था इंडिपेंडेंट रेकी टीचर जैसे। लेकिन तब तक भी बाबा जी के साथ कोई संपर्क नहीं बना था उनका, बस एक, क्योंकि मंगेश दा के गुरु थे और उनके ऑल्टर पे बाबा जी की फोटो रहती थी, तो गुरुजी भी रिस्पेक्टफुली बाबा जी को रख के ही उनका रेकी का नॉलेज या फिर अट्यूनमेंट्स करते थे, और बहुत ही उसमें उनको यश मिल रहा था और बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा था। कहते सीए करते हुए भी मुझे कभी एक दिन भी मुझे खुशी नहीं हुई, ऐसे लगता था कि मैं गलत मार्ग पे हूँ, मेरा मन छटपटाता था। जैसे ही इस मार्ग पे आया, इतना सुकून, इतना आनंद, इतना समाधान मिला कि जैसे यही मुझे करना है जन्म जन्म से, इस तरह से गुरुजी की भावना होती थी। और तब इतने डेडिकेटेड थे इस काम के लिए गुरुजी कि कहीं किसी भी शहर में एक 8-10 लोग तैयार हो जाए तो गुरुजी ट्रेन पकड़ के, हाँ जी, तब ट्रेन से ही जाना पड़ता था। तो इमेजिन कीजिए 10 लोग अगर लखनऊ में हैं तो मुंबई से गुरुजी लखनऊ ओवरनाइट या बहुत दिन लगते, ओवरनाइट भी नहीं है, एक 38 घंटे या 40 घंटे का जर्नी है। तो इतना कष्ट लेके हर जगह वो सेमिनार के लिए जाने की कोशिश करते थे। नासिक में उनके साथ बहुत अच्छे लोग जुड़ गए, ये भी भगवान का ही विधान होगा कि ऐसे लोग अपने आप से जुड़ जाते हैं। उनमें कर्नल बाबू और माधवी बाबू, ये जो कपल था, वो बहुत ही जैसे करीबी शिष्य बन गए गुरुजी के। और वो हैदराबाद यानी विजयवाड़ा, तेलंगाना अभी का, तब एपी था, आंध्र प्रदेश था, वहाँ से ओरिजिनेट रखते थे। तो नासिक में उन्होंने जैसे ही रेकी सीखी गुरुजी से, तो उन लोगों ने, उनके सारे रिश्तेदार थे विजयवाड़ा एंड हैदराबाद में, तो वहाँ पे भी सेमिनार के लिए गुरुजी को प्रस्ताव दिया और गुरुजी वहाँ पे भी जाके सेमिनार्स लेने लगे, विजयवाड़ा और हैदराबाद में। और वो भी फुल जाने लगे थे, 20-20 लोग। लखनऊ में तो एक सेमिनार में ऐसा गुरुजी बोलते कि, क्योंकि वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट देते थे कि अगले वीकेंड पे ऐसा ऐसा रेकी का सेशन होगा, तो कहते इतनी हालत हो गई थी कि पाँव रखने के लिए जगह नहीं था, लोग आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। तो और तब ऐसे कोई रजिस्ट्रेशन का सिस्टम नहीं था इतना, तो इतने किस्से हैं कि कैसे एकोमोडेट करते थे गुरुजी 30-30 लोगों को एक साथ रेकी सिखा के, सबको संभाल के, सबके क्वेश्चन आंसर्स को संभाल के। ऐसे रेकी सेमिनार इंटेंसली होते थे, क्योंकि वही उन्होंने अपने गुरु से सीखा था कि किसी के भी प्रश्न को ऐसे ही नहीं छोड़ना है, उसको रिस्पेक्टफुली एड्रेस करना है, उसका पूरा समाधान होने तक सिखाना है। तो इस तरह से गुरुजी बहुत पॉपुलर हो गए थे उनके रेकी के इससे। और पहली बार असल स्पिरिचुअलिटी क्या है ये उन्होंने भी महसूस किया, और वही उनका प्रचार का एक इसके बारे में जानकारी देना, यही उनका मिशन हो गया था। तो इस तरह से ऐसे सेमिनार चल रहे थे। और एक जनवरी 2000, ये दिन बहुत स्पेशल है, क्योंकि इसी दिन बाबा जी के साथ इसी दिन यानी इसी दौरान बाबा जी के साथ संपर्क हुआ था। तो इस तारीख को हैदराबाद में एक सेमिनार निश्चित हुआ और ये हाउसफुल गया, और उसी के साथ साथ विजयवाड़ा में भी 2 सेमिनार निश्चित हुए, एक साथ 3 सेमिनार बैक टू बैक। तो गुरुजी को टिकट बुक करनी पड़ती थी, ट्रेन की टिकट्स थी, तो गुरुजी ने हामी भर दी, क्योंकि इतना फुल रिस्पांस था। तो कहते मैंने बुकिंग, जैसे बुकिंग काउंटर चला गया रेलवे के बुकिंग के लिए, पता चला कि सारी ट्रेन्स फुल है हैदराबाद जाने वाली। विजयवाड़ा के लिए तब विजयवाड़ा के लिए तब मुंबई से कम ट्रेन्स होती थी, बहुत, बाकी की बहुत वाया जाके होती थी। तो जो भी डायरेक्ट ट्रेन्स थी विजयवाड़ा के लिए वो सारी फुल हो गई थी, और एक भी टिकट नहीं था, एक भी टिकट नहीं। गुरुजी ने राह भी देखी कि कोई कैंसिलेशन हो,
कैंसिलेशन भी नहीं। 8 दिन बच गए थे सेमिनार के लिए। अब क्या किया जाए, कैंसिल तो नहीं हो सकता। गुरुजी बोलते कैसे बदल बदल के आऊँ, क्या करूँ। तो ऐसे डेडिकेटेड शिष्य जब मिलते हैं किसी को तो गुरु का कार्य भी उतना ही इफेक्टिवली आगे बढ़ता है। तो कर्नल बाबू ने हैदराबाद से फ़ोन किया, गुरुजी मैं आपको लेने आ रहा हूँ। और वो एम्बेसडर गाड़ी में वो दोनों पति पत्नी हैदराबाद से मुंबई आए। मुंबई से हैदराबाद डायरेक्टली इमीडिएटली वापस वो निकले, नहीं नासिक से आए वो, सॉरी वो लोग नासिक में थे पोस्टेड, तो नासिक से मुंबई आए गुरुजी को लेने और मुंबई से फिर हैदराबाद के लिए निकल पड़े। रास्ते में एक सिर्फ स्टॉप लिया होगा, कहते शाम तक हम लोग पहुंचे और रात को ये एक पैसेंजर ट्रेन निकलती थी हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे सेमिनार था, नेक्स्ट डे। तो इतना लंबा जर्नी, वो लोग शाम को पहुंचे, रात को माधवी और गुरुजी दोनों पैसेंजर में बैठ गए। ओवरनाइट जर्नी था पैसेंजर का। अब आजकल तो कोई सोच भी नहीं सकता, उस वक्त टिकट बहुत महंगे होते थे, फ्लाइट्स भी नहीं होती थी और गुरुजी बहुत ही मामूली फीस लेते थे। तो सवाल ही नहीं था, वो कहते मैंने ट्रेन के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कितना सिंपल होता है एक गुरु। कोई शो नहीं, कोई एजेंडा नहीं, कोई दिखावा नहीं। तो इतने कष्ट के साथ उन्होंने इस फाउंडेशन को खड़ा किया है, कितने कष्ट उठाए हैं, तब जाके ये फाउंडेशन आज इस स्थिति में है जहाँ पे टीचर्स, हम लोग फ्लाइट के टिकट्स गुरुजी निकाल के देते हैं और गुरुजी ने यहाँ तक आते आते खुद ने कितने कष्ट उठाए। ये सोच के मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान के लिए जितना भी करो उतना कम है, उतना कम है। मराठी में एक सेइंग है कि हमारी चमड़ी के भी जूते बना के उनको पहनाए जाए तो भी कम है। तो कुछ भी करो तो भी कम है, जान भी दे दो तो भी कम है ऐसे गुरु के लिए जो खुद इतना सिंपल रहता है। और हम टीचर्स के लिए उनकी आदेश रहता है कि आप कंफर्टेबली ट्रैवल करो, सेफली ट्रैवल करो। तो ऐसे वो विजयवाड़ा पहुंच गए। विजयवाड़ा में माधवी के मम्मी पापा का घर है, वो 3 बेडरूम का बड़ा घर है। तो उन 3 बेडरूम में से कैसे होता था, एक बेडरूम गुरुजी को दी जाती थी उनको रेस्ट करने के लिए, एक बेडरूम में सेमिनार और ना वहीं पे फिर बाकी के लोग सो जाते थे। दिन में सेमिनार होता था, रात में वहीं पे सो जाते थे। और एक और जो बेडरूम थी वो पूजा रूम थी एक्चुअली, और वहीं पे गुरुजी अपना ऑल्टर लगाते थे और वहीं पे अट्यूनमेंट्स होती थी। तो ऐसे 3 बेडरूम का वो घर था। और अब गुरुजी को पक्का याद नहीं क्योंकि 2 सेमिनार थे बैक टू बैक, तो कौन से सेमिनार में बाबा जी ने कांटेक्ट किया वो उनको पक्का याद नहीं है। तो बोले कि ऐसे ही रात को जब शट डाउन करना था तो वो कुंडी लगाते थे पूजा रूम की, ताकि वहाँ के वाइब्रेशंस जो है, वहाँ की जो ऊर्जा है वो डिस्टर्ब ना हो। तो रात को कुंडी लगा के सब बातें बातें करते थे। गुरुजी भी ना हम लोगों को इतना टाइम देते थे तब कि हम ऐसी चर्चा स्पिरिचुअल टॉपिक पे और उनसे नॉलेज और उनसे पूछो तो कितना समय बीत जाता था पता नहीं चलता था। और इतना कष्ट उठाने के बाद भी ऐसे फील नहीं होता था कि हम लोग टायर्ड है, क्योंकि जो होस्ट होता है, मैं भी कभी होस्ट थी, तो सुबह 6 बजे से जो हम खड़े होते थे वो रात को 11, साढ़े 11, कभी कभी 12 बजे तक, और वापस दूसरे दिन सब उसके बाद सब ठीक ठाक करके वापस दूसरे दिन तैयार होना पड़ता था। लेकिन पता नहीं कितनी ऊर्जा आ जाती थी गुरुजी के सानिध्य में कि हम लोगों ने 5-5, 6-6 दिन लगातार सेमिनार किए हैं और थकान नाम की चीज़ नहीं होती थी। जैसे कि गुरुजी जैसे ना एक झरना हो ऊर्जा का, जो हर एक को इतनी ऊर्जा दे रहा है, इतना सपोर्ट दे रहा है, इतनी ताकत दे रहा है। तो ऐसे जुनून था वो। तो वैसे ही सब गप्पे मारने लगे, बाद में सोने चले गए। दूसरे दिन माधवी उठ के वो साफ करती थी पूरा पूजा रूम, ना क्लीन करके पूजा की तैयारी करके रखती थी। तो वो पूजा रूम में अंदर गई और वो पूजा के कल के जो स्टेल फ्लावर्स थे वो निकाल रही थी। तो बाबा जी के फोटो के पास एक चिट्ठी मिली, हरे कलर का, हल्के पिस्ता ग्रीन कलर का कागज था। और उसको आश्चर्य हुआ कि
ये चिट्ठी कौन रख के गया? एक घर में तो ऐसा कोई नहीं कि वहां पे कोई चिट्ठी रखे। तो उसने पूछा भी है किसने रखी है, कौन कौन लिख के गया? सबने बोला हमने, हमें पता भी नहीं कि वहां पे चिट्ठी है, हम तो गए नहीं, रूम तो लॉक था बाहर से, हम कब कब जाएंगे? तो आश्चर्य हुआ। तो उसने वो चिट्ठी उठाई तो उसके ऊपर स्पष्ट लिखा था, ओनली आस्क नोश टू ओपन एंड रीड इट। इंग्लिश में लिखा था कि सिर्फ नौश लिखा था, बड़े ही प्यार से किसी ने वो लिखा था। बहुत करीबी लोग ही गुरुजी को नौशिर के बजाय नौश बुलाते थे। तो यहाँ पे कौन आएगा, क्योंकि माधवी और ये लोग आउट ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने नाम से कभी नहीं बुलाया गुरुजी को, हमेशा गुरुजी ही बुलाया है। तो नौश तो कौन ऐसे एड्रेस करेगा और कौन रख के गया है? तो उन्होंने गुरुजी को आवाज लगाई, गुरुजी देखिए ना, ये चिट्ठी मिली और ऐसे लिखा है कि सिर्फ आप ही खोल सकते हो। तो गुरुजी ने चिट्ठी ली और पढ़ा। मेरे पास है क्या लिखा था उसमें, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वो चिट्ठी आज भी गुरुजी के पास है, उसको उन्होंने लैमिनेट करके रखा है। वो हैंडराइटिंग, वो शब्द बड़े ही प्रेशियस है। तो ये रहा उस चिट्ठी में क्या लिखा था। डियर नौश, आई एम हैप्पी विथ योर वर्क. You have to spread your spiritual teachings not only in AP but in every state in our country. You must act physically also from now. Provide minimum facilities for 25 orphans. Can you? Spread love energy for all of them. बाबाजी। अब ये चिट्ठी पढ़ के गुरुजी एकदम सकते में आ गए, एकदम अचंभित हो गए। बाबा जी, आई डोंट बिलीव इट, किसी ने मिसचिफ की है, क्योंकि गुरुजी बहुत प्रैक्टिकल इंसान है, वो ऐसे मिराकल्स के ऊपर कभी विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने कहा किसी ने ये प्रैंक खेला है, आई डोंट बिलीव इट कि ये बाबा जी ने लिखा, और लिखेंगे भी कैसे? हम सब लोग तो एक साथ सोए थे, कोई उसमें घुसा ही नहीं था पूजा रूम में, तो ये चिट्ठी आई कहाँ से? तो उन्होंने कहा मैंने तो मन से वो निकाल दिया ख्याल कि पता नहीं किसने लिखा है। और कहते हैं कि 50% भी चांस हो, लेकिन बाबा जी क्यों मुझे कांटेक्ट करेंगे? कहते हैं मेरा इतना तो कनेक्शन नहीं था बाबा जी के साथ कि वो खुद से कांटेक्ट करें मुझे। तो उन्होंने वो विचार छोड़ दिया। अब सेमिनार का दूसरा दिन पूरा हो गया, शाम को वापस सब लोग बैठ के गप्पे मार रहे थे और सडनली डोरबेल बजती है। डोरबेल माधवी खोलती है तो सामने एक इंसान खड़ा है और बोलता है कि बहन जी, मैं ना एक अनाथाश्रम चलाता हूँ। और ये शब्द सुन के गुरुजी के रोंगटे खड़े हो गए कि चिट्ठी में लिखा था 25 ऑर्फन्स को हेल्प करो, उनको अडॉप्ट करो, उनको ना जो भी ज़रूरत है वो। और ये इंसान अनाथाश्रम से कैसे आया? आज तक नहीं आया। माधवी बोली आज तक नहीं आया। और पता करने पर ये बताया उसने कि उसका अनाथाश्रम वहां से 7-8 किलोमीटर दूर है, वहां से वो चलते चलते यहाँ तक कैसे आया? आसपास के घरों में जाता था। तब गुरुजी को बाबा जी के आदेश की प्रचिति आई कि उनको विश्वास दिलाने के लिए कि ये मैंने ही चिट्ठी लिखी है, उन्होंने दूसरे दिन एक अनाथाश्रम वाले को ही घर पे भेज दिया। जैसे ही वो आया वैसे ही गुरुजी मान गए कि ये बाबा जी का ही काम है। और उन्होंने वो आश्रम को विजिट किया, क्या क्या ज़रूरतें हैं वो देखी। वहाँ पे लड़कियाँ, सिर्फ लड़कियों को ही रखते थे, ऐसे कहीं पे छोड़ दिया है मंदिर में, बस स्टॉप पे सारी लड़कियाँ थी। तो सरकारी था लेकिन सिर्फ चावल मिलते थे, दाल भी नहीं मिलती थी। तो गुरुजी ने पूरा जिम्मा ले लिया था और काफ़ी साल तक उन्होंने उस अनाथाश्रम को चलाया। आज भी गुरुजी नासिक में 100 लड़कियों का जो एक अनाथाश्रम है उसको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और अपने गुरु का जो आदेश था कि भारत में हर जगह जहाँ पे भी सेमिनार हो जाके अपना स्पिरिचुअल टीचिंग्स जो है वो बतानी है, वो उनको समझानी है। तो इस तरह से पहली बार बाबा जी ने संपर्क किया और उसके बाद से तो फिर लगातार वो संपर्क में रहते गए और एक्टिवली गुरुजी को गाइड करते थे कि ऐसे करो, ऐसे मत करो, यहाँ पे जाओ।
और ना इनसे बात करो, तो पूरा गाइडेंस मिलता था। इतना गाइडेंस मिलता है ये देख के। फिर गुरुजी ने एक दिन बाबा जी से पूछा कि क्या आप मेरे गुरु हो? आप इतना प्यार से मुझे गाइड कर रहे हो और इतना आप मेरे पीछे खड़े हो, तो क्या आप मेरे गुरु हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपका गुरु नहीं हूँ और आपको आपका गुरु अगले 2-3 साल में मिल जाएगा। तो इस तरह से 2003 में बाबा जी के आशीर्वाद से गुरुजी स्वामी जी तक पहुँचे। वो स्टोरी कभी और सुनाऊंगी, मे बी नेक्स्ट सेशन में। अभी हमारे पास थोड़ा समय है तो हम एक 10-15 मिनट ध्यान ज़रूर करेंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन जो गुरु की एनर्जी होती है वही सबसे ज़्यादा अमूल्य भेंट हमारे लिए होती है, जो हमें स्वीकार करनी है। गुरु की एनर्जी तो हमेशा रहती है, हमें आंख बंद करके उसका स्वीकार करना है। तो चलिए हम गुरु तत्व के ऊपर ध्यान करेंगे। आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं। हाँ, ऐसे कितने शिष्य गुरुजी से जुड़ते गए और उन्होंने गुरुजी का काम हर कोने में पहुंचाया। इसमें शिरीन है, कर्नल अभी लेफ्ट ये ब्रिगेडियर मित्रा, मिसेस मित्रा है, ब्रिगेडियर धानी, मिसेस धानी है। तो इन लोगों ने जगह जगह पे गुरुजी के काम का प्रचार किया, अपने गुरु के कार्य को बहुत बहुत लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने सेल्फलेसली ये व्रत जैसे ले लिया। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, हमेशा गुरु भक्ति योगा में इसका रेफरेंस आया है, गुरु सेवा यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने गुरु के कार्य को पहुंचाना और कुछ नहीं। और भगवान की कृपा है या बाबा जी का आशीर्वाद है या गुरु जी की इतनी सादगी और इतना सामर्थ्य है कि हमारे जैसे शिष्य उनके साथ जुड़ जाते हैं तो हमेशा के लिए। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे एक गुरु को पहचानना है। जैसे गुरु ने अपने गुरु को, पहले गुरु को पहचाना, उनकी सादगी, उनका जो ज्ञान था जो अंदर से बह रहा था ना, ऊपरी ऊपरी दिखावा, और जेन्युइनिटी, जो सच्चाई थी उनमें, सादगी, सच्चाई, ये सारे गुण गुरु में देखने होते हैं। और किस तरह से गुरुजी ने पहचाना कि सिर्फ पढ़ने से वो असल ज्ञान नहीं मिलता है, और उस ज्ञान की प्राप्ति का जो एक जज्बा उनमें पैदा हुआ उस दिन से, वो उनको आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले गया, ना कि सिर्फ एक के बाद एक किताब पढ़ना। तो इस तरह से ये बातें हम प्रैक्टिकली सीखते हैं, गुरु के संपर्क में रह के, उनके जीवन से हम ये सीखते हैं। तीसरी चीज़ हम ये सीखते हैं कि अपने गुरु का आदेश जैसे कि एक पत्थर की लकीर हो, तो उस तरह से उन्होंने महाअवतार बाबा जी का आदेश आज तक उन्होंने माना है और उसका पूरा पूरा सम्मान किया है, उसको पूर्ण रूप से प्रैक्टिस में लाया है। तो यही हम अपने गुरु के प्रति करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं कल अमृत के लिए, लेकिन आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। शुभ रात्रि।